मेडिकल साइंस का विकास कैसे हुआ? रोग है तो रोग का कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उसके रास्ते हैं। यही तो बुद्ध का सिद्धांत है। दुख है तो दुख का कारण है उसका निवारण है, और निवारण है उसके रास्ते हैं। इसी पर पूरा आपका मेडिकल साइंस टिका हुआ है कि भारत के पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने बुद्धिज्म के लिए इतना बड़ा काम किया। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में कोई नहीं हुआ। विरासत की तरफ लौट रहे हैं। दुनिया के कोने कोने पर में नालंदा महाविहार के नाम से महाविहार बना, विश्वविद्यालय स्थापित हुए। न केवल भारत में, दुनिया के कोने कोने से वहां ज्ञान पिपासु आया करते थे। इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या भारत में फिर से बुद्धमय भारत का जो शौर्य गाथा है, जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था भारत। जानकार बताते हैं कि जिस समय यूरोप में पुनर्जागरण नहीं हुआ था, यूरोप में जब गंदगियां थी, पढ़ाई लिखाई नहीं था और सबसे ज्यादा दकियानूस और कर्मकांड था, जब ब्रूनो जैसे वैज्ञानिकों को जलाया जा रहा था, जब गैलीलियो को जेल में डाला जा रहा था, उससे बहुत पहले भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था और यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी 17 यूनिवर्सिटियां थी। दुनिया भर के छात्र, जैसे अभी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में लोग दुनिया भर से छात्र पढ़ने जाते हैं, उस समय भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था और भारत पढ़ने आते थे लोग। आप हेनसुआंग, इत्सिंग या इन मेगास्थनीज को पढ़ेंगे तो ये सारी जानकारियां मिलेंगी। और इस गौरवमय इतिहास को कैसे धक्का लगा, कैसे बुद्धमय भारत, भारत का सबसे पहला सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक और फिलोसफर तथागत बुद्ध, सुकीति बुद्ध हुए, और इन सबको फिर से अपने किताबों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो हमारे साथ हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पहुंचे, जो पिछले 10 सालों से निर्मित हो रहा है, सबसे बड़ा कैंपस होगा। तो क्या भारत का विरासत फिर से अपने दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? और कैसा था बुद्धमय भारत, कैसा था ज्ञान विज्ञान का केंद्र? मैं कल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की वो किताब पढ़ रहा था, जिसमें था कि बुद्ध का दोबारा से उन्होंने जो इतिहास लिखा है कि मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये जो सभ्यताएं थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं थी, वो बुद्ध की सभ्यताएं हैं, ज्ञान विज्ञान की सभ्यताएं हैं। उस समय भारत में स्नान घर, जिसको हम बाथरूम कहते हैं, वो बना हुआ था। शहर नुमा जो भारत का जो इतिहास था, भारत का जो केंद्र, भारत जो केंद्र था, वो ज्ञान विज्ञान का ही केंद्र नहीं था। भारत का शहरीकरण हो चुका था और हम पक्के मकानों में, और नालंदा विश्वविद्यालय जब आप जाएंगे तो वो भी कई फ्लोर का विश्वविद्यालय था। तो मेरे टूटी फूटी शब्दों से ज्यादा बेहतर होगा कि स्वयं मेरे साथ बिहार के सासाराम से जहां कॉलेज में पढ़ाते हैं और भारत के सबसे बड़े भाषाविद, मैं तो कहूंगा दुनिया के कुछ अब जाने माने भाषाविद और इतिहासकार, मर्मज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे देखते हैं आप, क्या हम अपने विरासत की तरफ फिर लौट रहे हैं? बिल्कुल, धन्यवाद शंभू जी। विरासत की तरफ लौट रहे हैं। अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है, उसका एरिया, उसके कमरे अभी कम हैं जितना हमारा बड़ा पुराना नालंदा महाविहार था, जिसमें 300 कोठरियां थी। इत्सिंग ने लिखा है 300 कोठरियों का तो अभी भी नहीं है। क्रेज था। आपने ऑक्सफोर्ड और तमाम विश्वविद्यालयों को आज जो हवाला दिया है, नालंदा का वो क्रेज था कि 8वीं और 10वीं शताब्दी में इसी नालंदा महाविहार के नाम पर श्रीलंका में नालंदा महाविहार बना, जिसकी मौजूदगी आज भी है। आज भी उसके अवशेष देखे जा सकते हैं। इतना क्रेज था
दुनिया के कोने कोने पर में नालंदा महाविहार के नाम से महाविहार बना, विश्वविद्यालय स्थापित हुए। न केवल भारत में, श्रीलंका में 8वीं और 10वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार बना, और 15वीं शताब्दी में तिब्बत में नालंदा महाविहार बना, 18वीं शताब्दी में भूटान में नालंदा महाविहार बना, और 21वीं सदी में जापान में नालंदा महाविहार बना। आप नालंदा महाविहार को मामूली मत समझिए। क्या श्रीलंका, क्या तिब्बत, क्या भूटान, क्या जापान, इन तमाम देशों में नालंदा महाविहार है और आज भी है। यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिस समय नालंदा महाविहार था, दुनिया के कोने कोने से वहां ज्ञान पिपासु आया करते थे। क्या चीन, क्या तिब्बत, क्या कोरिया, क्या मंगोलिया, एशिया के विभिन्न कोनों से वहां छात्र आया करते थे, और छात्रों की रहने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, कमरे बने हुए थे, और वहां का जो प्रोफेसर जब बोलता था तो उसके लिए बहुत ऊंचा मंच है जो आज भी मौजूद है, उस पर से उन लोगों का लेक्चर हुआ करता था। 100 लेक्चर प्रतिदिन हुआ करता था, 100 व्याख्यान इस तरह का हम लोग को मिलता है, और प्रोफेसर छात्रों के अनुपात में बिल्कुल फिट बैठते थे। आप अंदाज कर लीजिए कि 2000, सिंह ने यह बात लिखी है अपनी डायरी में कि 2000 प्रोफेसर थे 10,000 छात्रों के लिए। आप सोच सकते हैं 5 स्टूडेंट पर 1 प्रोफेसर। आज भी इस देश में आप देखिएगा, क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, क्या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यह अनुपात अभी भी कहीं नहीं है कि 5 छात्र पर 1 प्रोफेसर हो। और 5 छात्र पर जब 1 प्रोफेसर रहेगा तभी पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से होगी। नालंदा विश्वविद्यालय का क्रेज ऐसे ही नहीं था। आज अभी जो यूजीसी ने जो तय किया है, तो यूजीसी ने जो तय किया है साइंस में, एमएससी में, माने 20 स्टूडेंट पर 1 प्रोफेसर, ह्यूमैनिटी में, आर्ट में, पीजी में 25 स्टूडेंट पर 1 प्रोफेसर। आप सोच सकते हैं कि उस समय हमारा देश कैसा था कि 5 स्टूडेंट पर 1 प्रोफेसर, और क्या स्वायत्तता थी। आज के विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है? सरकार से भीख मांगने की स्थिति है। विश्वविद्यालय क्या सुधरेंगे? उस जमाने में सिंह ने यह बात लिखी है अपनी डायरी में कि 200 से अधिक गांवों का रेवेन्यू, राजस्व नालंदा विश्वविद्यालय के खाते में जाता था। आप सोच सकते हैं 200 गांवों का। तो आर्थिक दृष्टिकोण से नालंदा विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त फंड था। 200 गांवों का रेवेन्यू, 200 से अधिक गांवों का रेवेन्यू, ये सब रिटर्न है, यह छिपी छिपाई बात नहीं है। तो फिर यहां वहां राजा महाराजा से भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, सब स्वायत्त थे, अपने बल पर खड़ा था। ये था नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आप गए होंगे उस जमाने में तो उसकी दीवारें देखे होंगे। दीवारें क्या है? नालंदा महाविहार की दीवारें इतनी मोटी हैं कि ट्रक चल सकता है उस पर। आज भी आप जाकर के देख सकते हैं। सोच लीजिए कि कितना बढ़िया इंजीनियरिंग थी, कितनी मोटी दीवारें थी। आज का यूनिवर्सिटी, क्या आप सोच सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कितना पुराना है? सर, और आज भी अगर नालंदा के इतिहास, गौरवमय इतिहास पर आपने प्रकाश डाला, थोड़ा सा जो जैसे अभी आपने ही बताया था कि किस तरह से नालंदा जो बिहार में है, तक्षशिला और विक्रमशिला, ये तमाम यूनिवर्सिटियों की चर्चा होती है। अभी आपने ही जानकारी दी थी कि किस तरह से बिहार के ही मुंगेर के आसपास भी एक यूनिवर्सिटी की खनन चल रहा है। तो 17 यूनिवर्सिटियों की बात होती है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। जरा उस पर अगर आप प्रकाश डालें कि जो विक्रमशिला जो तो पाकिस्तान में पड़ता है, तक्षशिला माफ कीजिएगा,
तक्षशिला पड़ता है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के पास ही बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था, वहीं पर अभी खुदाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के श्री नीतीश कुमार जी ने पहला कुदाल चलाया था वहां पर, और मिला क्या? तिलहाड़ा विश्वविद्यालय, जी बहुत वो बड़ा विश्वविद्यालय, भागलपुर नालंदा से नहीं, भी भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय राजा पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाया था। 40 साल तक उनका शासन था। 50 से अधिक विश्वविद्यालय बनवाए थे, उसी में से एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रम उनकी उपाधि थी, विक्रम उनकी उपाधि थी। विक्रम विहार एक वहां भी बनवाए थे, ये बांग्लादेश में, जिसकी खुदाई अभी हाल ही में हुई है। आप इंटरनेट पर उसको देख सकते हैं। 50 तारानाथ ने लिखा है कि 50 विश्वविद्यालयों के संस्थापक थे अकेले धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। उदंतपुरी, तिलहाड़ा विश्वविद्यालय, ये तमाम नालंदा के आसपास ही तो है। नालंदा से बहुत ज्यादा दूर आपको नहीं जाना है, निकट में ही तिलहाड़ा विश्वविद्यालय है, जिसकी 3 मंजिल की खुदाई हुई है। यहाँ का तो पुस्तकालय 9 मंजिल का था। आप सोच सकते हैं कि 9 मंजिल का जो लाइब्रेरी होगी, कितनी किताबें होंगी उसमें। ये आश्चर्य की बात नहीं है। हम तो गए थे तिलहाड़ा विश्वविद्यालय को देखने के लिए। तिलहाड़ा विश्वविद्यालय पर देखिए, ये तो 2014 में खुदाई हुई तिलहाड़ा विश्वविद्यालय की। उसका भी जिक्र ये किया है वेन-सांग ने अपनी डायरी में, तिलहाड़ा विश्वविद्यालय की। तो वो विश्वविद्यालय नालंदा से भी प्राचीन है। अभी तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि ये गुप्त काल में बना नालंदा महाविहार। उस पर सर मैं आऊंगा कि किसने जो जिस तरह से जलाने की बात हो रही है उस पर मैं आऊंगा। एक जानकारी के लिए छोटा छोटा जो 17 बड़ी यूनिवर्सिटियों की जो बात होती है, जिसमें तक्षशिला पाकिस्तान में है, कांधार से लेकर अफगानिस्तान, और तो वो उन नामों को अगर एक बार आप दोहराएं, नालंदा हुआ, विक्रमशिला हुआ, तक्षशिला हुआ, और कुछ जो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, तिलहाड़ा। तो वही मैं बता रहा हूं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय तो सबसे प्राचीन माना ही जाता है। और कहा यह जाता है, राहुल जी ने अपनी किताब में लिखी है कि एक चीन के राजकुमार थे, उनकी एक आंख खराब हो गई थी। उस आंख को बनवाने के लिए दुनिया भर का चक्कर लगाए, कहीं उनकी आंख नहीं बनी। उनकी आंख कहाँ बनी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। यह रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में। इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्रेज क्या था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का क्या क्रेज था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के अलावा मैं कह रहा हूं कि नालंदा के आसपास ही कितने विश्वविद्यालय हैं उस जमाने के, उसी में से एक तिलहाड़ा आप विश्वविद्यालय। कह सकते हैं कि एक कैंपस, जैसे दिल्ली में नॉर्थ कैंपस में सबसे ज्यादा लगभग 50 कॉलेज हैं, साउथ कैंपस में 15-20 कॉलेज हैं, मतलब उस तरह से जो नालंदा था वो कैंपस माना जा सकता है, जिसके कैंपस में हो सकता है कि 50 से ज्यादा कॉलेजेस हों। कॉलेजेस थे ही उसमें, थे कॉलेजेस थे, बहुत सारे कॉलेजेस उसी कैंपस में ही थे। बहुत दूर में फैला हुआ है ना नालंदा महाविहार। इसको आप सर भारत को जो आपका जो मैं पढ़ रहा हूँ बौद्ध इतिहास के खोज, जो आपने रीराइट किया है, जैसे आप उसको सिंधु घाटी सभ्यता में ले जाते हैं जो सबसे पुरानी सभ्यता है, और मोहनजोदड़ो में भी लाते हैं, तो क्या माना जाए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक विकसित सभ्यता थी उस समय के हिसाब से? और उस समय चाहे वो स्नान घर हो, छत के मकान हो, और ज्ञान विज्ञान का केंद्र हो, जैसे यूनिवर्सिटी, पढ़ाई लिखाई, वो सब डेवलप हो चुका था लगभग उस दौर के हिसाब से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो मैं कहता ही हूँ। मैं क्या कहता हूँ, वहां भी तो स्तूप मिला है, वहां भी स्तूप मिला है मोहनजोदड़ो में। वो तो अभी भी मोहनजोदड़ो में जाइएगा तो सबसे ऊंची जो इमारत है वो मोहनजोदड़ो का स्तूप ही है, जिसके बगल में ये स्नानागार, जिसको इतिहासकार कहते हैं,
तो ये पसंद पौधों की ही तो है, जिसको तरण ताल कहा जाता है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने, डीडी कोसंबी जैसे इतिहासकारों ने लिखा है कि वह तरण ताल है। जैसे जो वैशाली, वस्तु वैशाली जैसे वैशाली का वैशाली जो में है, तरणताल है। हाँ बिल्कुल, वैशाली में जैसे है तरण ताल, उसी प्रकार का तो है जिसको अस्नानगार आप सर बोलते तो हैं। तरण ये जो आपने लिखा है कि जो आर्य का आगमन है वो गुप्त ये मौर्य साम्राज्य के बाद का है। मौर्य तो मान ले हम लोग कि मौर्य साम्राज्य के समाप्ति से पहले भारत को सोने की चिड़िया अगर लोग कहते हैं तो वो सही है, वही फैक्ट है। जो भारत सोने की चिड़िया थी, भारत विश्वगुरु था और भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। मतलब जब तक मौर्य साम्राज्य का दौर चला है तब तक भारत अपने शवाब पर था। बिल्कुल। आज आक्रमण की बात एक कथा कहानी है। ये रोजी रोटी की तलाश में जैसे लोग आते हैं, उसी प्रकार रोजी रोटी की तलाश में माइग्रेशन होता है। उसी माइग्रेशन में आर्य भी आए, यही इसका सिद्धांत है। अब इस पर बोलने में समय लगेगा और समझने में भी आप लोगों को समय लगेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये गिरावट कैसे, जैसे अब 21वीं 19वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप का पुनर्जागरण हुआ, 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में सारे ज्ञान विज्ञान के केंद्र यूरोप में चले गए। वहां तकनीक की खोज हुई, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियां बन रही थी 16वीं 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में यूरोप में मशीन का आगमन हो चुका था और आज वो सेंटर है, ज्ञान विज्ञान का सेंटर है। आज तकनीक का सेंटर यूरोप हो गया और भारत पिछड़ गया। इसकी क्या वजह देखते हैं, इसकी वजह क्या थी? कर्मकांड, अंधविश्वास को जिस तरह से यहाँ बढ़ावा दिया गया और यूरोप ने जिस तरह से अंधविश्वास को छोड़ा। यूरोप तो मैं कहता ही हूं, पहले से भी कहता रहा हूं कि आपसे पिछड़ा हुआ था। इसका एग्जाम्पल है 1 2 3। 1 2 3 जो डिजिट है, इसको अंग्रेजी में क्या हम लोग बोलते हैं? अरेबिक। अंग्रेज बोलते हैं कि इसको अरेबिक कहते हैं, माने हमने अरब देश से लिया 1 2 3 की गिनती। अरब वाले क्या कहते हैं? अरब वाले कहते हैं 1 2 3 को हिंद सा। मतलब डिक्शनरी देख लीजिए अरबी भाषा। हमने भारत एक से दो लिया तीन इसे। को हिंद सा हमने भारत से लिया। अंग्रेज बोल रहा है कि हम अरब से लिए, अरब वाले बोल रहे हैं कि हमने भारत से लिया। तो यही 1 2 3 जब मैं कह रहा हूं कि गया जब वहां यूरोप में, तब वहां पर व्यापारीकरण हुई, औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण का जो दौर हुआ यहाँ यूरोप में, तो 1 2 3 गया तब। नहीं तो हम तो कहते हैं कि पहले वहां के लोग रोमन में लिखते थे। तो रोमन में अगर लिखना है 37, 3 एक्स, अब फिर 30 हो गया, फिर 7 के लिए एक भी देंगे, अब फिर 2 पाई देंगे, इतना लंबा लिखेंगे। तो इतना लंबा दुकानदार लिखेगा अपनी डायरी में, तब तक ग्राहक खड़ा रहेगा बाहर में, चला जाएगा। यही कारण था, यूरोप पिछड़ा हुआ था। जब यहाँ यहाँ 37 लिखना हो तो ऐसे कर दीजिए, 3 है 7 हो गया, 37 हो गया, वो इतना लंबा हुआ। तो ये जब गया तब वहां औद्योगिक और व्यापारिक क्रांति हुई। 7वीं शताब्दी में अरब ले गया, 12वीं शताब्दी के आसपास से यूरोप में गया, और 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में तो वहां व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति होती है। भारत का भारत का जो गौरव है वो कब कम होना शुरू हुआ? इसको मान के चले कि मतलब ये 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई को छोड़ के कर्मकांड की तरफ हम बढ़ गए। हाँ, आपकी बातों में दम है, लगभग वही फेज है। देखिए, कई कारण भी है। आज हम आजाद हुए हैं तो वाइस चांसलर की बहाली कैसे हो रही? नालंदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की आपको योग्यता बता देते हैं कि वाइस चांसलर की जो योग्यता थी, जितने विषयों की पढ़ाई होती थी, सब विषय का एक्सपर्ट रहता था वहां का वाइस चांसलर। आपको वाइस सोच लीजिए आप। चांसलर है तो सब विषय में मतलब कई सारे पीएचडी चाहिए आपको। अगर आपको वाइस चांसलर बनना था मौर्य वंश में तो हर सब्जेक्ट की पीएचडी आपके पास होनी चाहिए।
नहीं, पीएचडी की पढ़ाई इस तरह से नहीं होती थी जिस तरह से हम मैं एक लोग आज के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि हर सब्जेक्ट की आपको जानकारी हाँ हो तभी आप वाइस हाँ चांसलर हाँ, बने। माने जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे नालंदा में, तो वहां के जो कुलपति होते थे वो सभी सब्जेक्ट से वाकिफ रहते थे। हम्म ये मैं कह रहा हूँ। क्या हम्म। उसकी क्रिया पर आजकल बहाली हो रही है कुलपति की? अगर नहीं हो रही है तो शिक्षा में तो आपको गिरावट आना ही आना है। सर, नालंदा को लेकर जो एक कहा जाता है, मैं उस पर भी आऊंगा, उसको जलाने को लेकर उस पर एक सवाल है मेरे मन में, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट 5 मिनट में कि किसने जलाया, उस पर भी आज बात होगी और पर्दा हट जाएगा। मैं एक चीज और समझना चाहता हूं कि एक दिन में तो कुछ खत्म होता नहीं है। ये तो तथ्य है, ये तो फैक्ट है कि भारत में लोहे की खोज हुई, भारत में शब्दों की भारत ने अंक दिए, जीरो दिया, शून्य दिया। अंक गणित लोग कहते हैं कि अरबिक खोज है, अरब के लोग कहते हैं कि भारत का खोज है। उसके बाद फिलॉसफी, साइंस। तो अगर आप मोटा मोटी माने तो जो प्राचीन भारत है, अगर जो 10वीं शताब्दी से पहले का जो भारत है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण खोज है जो जिससे दुनिया में बदलाव आया और पूरी दुनिया में मानवीय सभ्यताओं के विकास में और उसका बहुत योगदान है और जिंदगी और बेहतर हुई। और खासकर विज्ञान के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में, इलाज, स्वास्थ्य, विज्ञान और बेहतर जीवन के क्षेत्र में वो कौन कौन सी खोज है जो 10-12वीं शताब्दी से पहले जो भारत में थे? इतनी सारी जो बातें आपने कही है, उसका तो केवल एक निदान है। ठीक से फिर सोचिएगा, उतना लंबे में मैं नहीं जाऊंगा कि बुद्ध ने क्या कहा, बिना कारण का कार्य नहीं होगा। इससे बड़ा अब वैज्ञानिक सिद्धांत क्या हो सकता है? बुद्ध ने कहा कि बिना कारण का कार्य नहीं होगा। यह सिद्धांत जब यूरोप में बेकन ले गया, तभी वहां पर न्यूटन और गैलीलियो पैदा हुए। आप जान जाइए, इस हम्म सिद्धांत से पहले वहां न्यूटन और गैलीलियो पैदा नहीं हुए। हम्म दूसरी बात कि हर क्षेत्र में आप चिकित्सा कर रहे हैं, चिकित्सा का विकास कैसे हुआ? मेडिकल साइंस का विकास कैसे हुआ? रोग है तो रोग का कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो उसके रास्ते हैं। यही तो बुद्ध का सिद्धांत है। दुख है तो दुख का कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसके रास्ते हैं। इसी पर पूरा आपका मेडिकल साइंस टिका हुआ है, बुद्ध के उसी सिद्धांत पर, जिसको चार अरीय सच कहा जाता है, उसी सिद्धांत पर तो है कि रोग है, डिजीज है तो उसका कारण है। कारण क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, ये कारण है। अब कारण है तो उसका निवारण है। निवारण क्या है? मेडिसिन। इधर मार्क्स के जिस सिद्धांत को कहते हैं, तो मार्क्स का सिद्धांत क्या है? यही है, गरीबी है तो गरीबी का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है। सर्वहारा क्रांति सब बुद्ध के ही सिद्धांत पर है। बुद्ध के सिद्धांत पर जहां एक नालंदा जैसे महाविहार थे, वहां पर बकायदे मेडिकल साइंस होते थे। हम तो आज पढ़ रहे थे कहीं, तो सम्राट अशोक ने जहां जहां औषधियां नहीं थी, वहां वहां औषधियां उन्होंने भेजवाई, रुकवाए थे। हम तो आज जाने की हाँ, आपने लिखा है कि आपने लिखा भी है कि जिस सिकंदर ने भारत पर हमले की कोशिश की वो कामयाब नहीं हुए, वो सिंधु घाटी पार नहीं कर पाए। उस सिकंदर के देश में भी सम्राट अशोक ने दवाइयां भिजवाई। हाँ, ये लिखे हैं कि जिस सिकंदर ने भारत में खून की होली खेली, उसके बस 2 ही पीढ़ी बाद सम्राट अशोक ने उसी यूनान में दवाइयां बंटवाई। हम तो ये देखे कि सम्राट अशोक के शासन काल में ही नींबू लेमन, ये लेमन सीरिया देश गया। आप सीरिया देश का इतिहास पढ़ लीजिए।
यूनान का इतिहास पढ़ लीजिए, रोम का इतिहास पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक दवाई के रूप में ही नींबू सम्राट अशोक के समय में ही लिया गया। अब फिर से इसका स्टडी मैं कर रहा हूं, इसके पहले का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लींबू यही वहां नींबू, लींबू वहां लेमन है, और आप देखिएगा कि इसका एक नाम है जम्बूरी। जम्बूरी माने जम्बू देश का। इसलिए सारे जितने भी बोटनी के जानकार हैं दुनिया के, सभी कहते हैं कि नींबू का जो पौधा है वो भारत से पूरे संसार में फैला, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान सम्राट अशोक का भी है। इसीलिए वो पिल्ली जो है ना, वो नींबू का जो नाम दिया है अपनी किताब में, वह मेडिकल साइंस में दिया है दवाई के रूप में। ये अशोक का कंट्रीब्यूशन है। मैं तो बराबर कहता हूं, जो अस्पताल आप जो कह रहे हैं, तो अस्पताल तो बुद्धिज्म की ही देन है। इस पर बकायदे बहुत मोटी मोटी किताब आ चुकी है कि मेडिकल साइंस का विकास किस तरह से बौद्ध महाविहार के आसपास हुआ और धीरे धीरे इसका मार्केट फैला। न केवल ये, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये जो थेरेपी है, थेरेपी भी थेर शब्द से ही विकसित हुआ है। थेरेपी, अब तो बिहेवियर थेरेपी, कौन कौन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बहुत सारे थेरेपी पूरे संसार में छा गया। लेकिन यह जो थेरेपी है, ये हम लोगों को मिस्र के इतिहास से पता चलता है कि यह जो थेरेपी है वह थेर शब्द की ही देन है। अंग्रेजी का खुद जो थ्योरी शब्द है वह थेर शब्द से बना है, जिस पर बड़े बड़े सिद्धांत बनाए गए। न्यूटन ने जो कहा, न्यूटन से पहले भी तो गुरुत्वाकर्षण था। न्यूटन ने क्या सोचा? बुद्ध के सिद्धांत के हिसाब से सोचा कि भाई ये सेब को ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों आया? इसका कुछ कारण है। तो कारण है, उसी में तो कारण खोजते खोजते गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई, जिस गुरुत्वाकर्षण के बदौलत दुनिया की तमाम सारी मशीनरी बनी। अच्छा, आज सोशल मीडिया पर एक वायरल है, चूंकि प्रधानमंत्री नालंदा गए हैं और अब तो वो कुशीनगर भी जा चुके हैं। जो जो बड़े बुद्ध के केंद्र हैं, प्रधानमंत्री कुशीनगर भी गए हैं, वो जहाँ लुम्बिनी भी गए हैं, उसके बाद सारनाथ भी गए हैं, तो जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान गया भी गए हैं, बौद्ध गया भी गए हैं, और आज वो नालंदा विश्वविद्यालय भी गए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो खबरें चल रही है कि खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया, 80,000 किताबें थी वहाँ, 10 साल तक वो धू धू कर जलता रहा, जबकि ये भी कहानी है कि वो लगभग काबुल से आगे से खिलजी आया था, एक साधारण सा सिपाही था, उसके आंख में भी प्रॉब्लम, उसके भी कोई बीमारी थी, असाध्य बीमारी थी, उसका इलाज भी हुआ नालंदा बौद्ध विहार में। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि वो खिलजी का अगर वहाँ इलाज हुआ तो खिलजी उसको क्यों जलाता? और अगर खिलजी लूटपाट के हिसाब से बौद्ध विहार जाता तो तब तक तो लगभग आर्यों ने अपना कब्जा कर लिया था भारत पर, और मंदिरों का विकास हो चुका था, मंदिरों में सोने का भंडारण भी होता था। तो आप कितना इससे सहमत हैं कि खिलजी ने नालंदा को जलाया होगा, या इसमें भी लगता है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है कि सारे बुद्ध साहित्य को और बुद्धमय भारत के सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई? पहले तो मैं प्रधानमंत्री के बारे में आपने चर्चा छेड़ी कि प्रधानमंत्री कुशीनगर गए, जिसको बुद्धिज्म का चारों धाम कहा जाता है। बुद्धिज्म के 4 धाम हैं। एक, जहां बुद्ध जन्म लिए, लुम्बिनी। आपके प्रधानमंत्री वहां गए, और भारत सरकार की योजना है, वहां पर करोड़ों करोड़ों का बौद्ध मठ बना रहा है भारत। नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं। और पहला धाम वो है, और दूसरा है बोध गया, जहां उनको ज्ञान मिला। और तीसरा धाम है सारनाथ, जहां उन्होंने ज्ञान दिया। और चौथा धाम है कुशीनगर, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। अब यह आश्चर्य की बात है कि 4 ही धाम हिंदू में भी है और 4 ही धाम बौद्ध में भी है। अब इस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन चारों धाम की यात्रा
हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और ये भारत के पहले पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बुद्धिज्म के चारों धाम की यात्रा की है और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कुशीनगर जाकर करके तथागत बुद्ध पर चीवर चढ़ाए हैं। नहीं तो कुशीनगर से सारे प्रधानमंत्री हमारे लौटते रहे हैं, मंदिर में घुसने का हिम्मत किसी ने नहीं किया। ये पूरा इतिहास गवाह है। और आज इन्होंने नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन किया, यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है, गर्व की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देता हूं कि इस तरह से काम करें ताकि अपना देश का गौरव मिटे नहीं। नीतीश कुमार को भी तो देंगे क्रेडिट, उन्होंने भी राजगीर से लेकर जो पूरा जो नालंदा राजगीर में उन्होंने जिस तरह से और पटना में जिस तरह से सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर है, तो बुद्धिज्म पर उन्होंने भी कुछ काम तो किया है, जो पौराणिक हमारा जो जो धरोहर है उसको लौटाने। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। जी 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 जी। तो ये आप जान जाइए, मैं बोल रहा हूं और पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं कि भारत के पहले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बुद्धिज्म के लिए इतना बड़ा काम किया। आज तक ऐसा मुख्यमंत्री पूरे भारत में कोई नहीं हुआ। अब इनकी उपलब्धि में बोलूंगा तो कम से कम बहुत ज्यादा हमको समय लगेगा। हम एक दिन भाषण में बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, कि आपने अच्छा किया कि जेल की जगह पर आपने मेडिटेशन सेंटर बनवा दिया पटना में, स्टेशन के सामने। जी जी। तो कहे कि हाँ, जेपी आंदोलन में हम लोग इसी जेल में थे। और मैंने ये भी कहा कि जिस पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने बौद्ध संगीति बुलाई थी, अच्छा किए कि आप यहाँ पर अशोक कन्वेंशन सेंटर बनवा दिए। बोध गया, वैशाली, नालंदा, राजगीर, वहां वैशाली में तो बहुत बड़ा म्यूजियम बनवाए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के समय में ही मैं कह रहा हूं कि ये तिल्हाड़ा विश्वविद्यालय की खुदाई हुई, सुजाता का स्तूप मिला, ये सब तेतरा स्तूप की खुदाई हुई। तमाम काम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री ने करवाया है बुद्धिज्म के लिए, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। काम तो कराए हैं, उस पर तो बात कहनी पड़ेगी। ये कितना मिथक है या ये कितनी सच्चाई है जो नालंदा विश्वविद्यालय जलाने की बात होती है? जलाने की बात है तो देखिए उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है। कारण है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया, इसका केवल एक ही हम लोगों के पास रेफरेंस मिलता है, सिराज का। लेकिन सिराज ने लिखा है कि एक बिहार की किताबें जलाई गई, लेकिन वो नालंदा ही है, इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है। इसलिए सब हवा हवाई बात है, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आग तो लगी उसमें, नालंदा विश्वविद्यालय आग लगी, आग तो लगी, आग से ही नालंदा विश्वविद्यालय जला। इसका तो सबूत हम लोग को मिलता है, वहां जली हुई ईंटें आज भी तो है। कितने दिन नालंदा लोग कह रहे हैं विश्वविद्यालय कि लोग कहते हैं कि दशकों तक उसमें आग धू धू कर सुलगता रहा। वो इतना बड़ा लाइब्रेरी थी, इतनी बड़ी विरासत थी हमारी। 3 महीने से 6 महीने तक कहा जाता है, कोई 3 महीना कहता है, कोई 6 महीना। माने ये अगर कम से कम कप भी अगर है तो इतना तो मानना पड़ेगा कि नालंदा महाविहार के पास बहुत सारी किताबें रही होंगी। उसी को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए लोग कह देता है कि 3 महीना किताबें जली या 6 महीना जली, जो भी जली, लेकिन किताबें ज्यादा थी। 3 उसके बड़े बड़े पुस्तकालय थे, ये ह्वेनसांग ने लिखी है। उसकी एक इमारत 9 मंजिला थी। अब 9 मंजिला इमारत में सोचिए कितनी किताबें होगी। यहाँ तो तिब्बत में अभी एक बौद्ध मठ में
84,000 किताब मिली है। कितना? वही 84,000 तो मैन्युस्क्रिप्ट लोग मिला है। शायद 85,000 किताबें थी नालंदा विश्वविद्यालय में, जो 85,000 सम्राट अशोक के बौद्ध स्तूप से जैसे सम्राट अशोक ने कहीं से तो 85,000 का कॉन्सेप्ट लिया होगा, तभी तो उन्होंने 85,000 बौद्ध 84,000 देखिए, 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000 बौद्ध सूत है कुल मिलाकर के। कुल मिलाकर के बौद्ध जो सूत है 84,000 है। उसी बौद्ध सूत के आधार पर सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और मैं जो अभी बात किया वहां साक्या मठ का तिब्बत में, तो तिब्बत तो बहुत छोटा देश है। उस देश के एक छोटे से मठ में 84,000 किताबें मिली हैं। ये नेट पर देखिए, ये बहुत पहले की घटना नहीं है, नई घटना है, किसी को जानकारी नहीं थी। तो एक छोटे देश के एक छोटे से मठ में 84,000 किताबें थी। तो इतने बड़े देश की इतने बड़े बौद्ध मठ में कितनी किताबें होगी, ये तो आप अंदाजा तो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि 12वीं शताब्दी से पहले तक का जो भारत था, चाहे वो ईसा पूर्व हो या ईसा पूर्व के बाद का भारत हो, वो ज्ञान विज्ञान और मानवता और मजबूत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक केंद्र था भारत, जो सम्राट अशोक का अखंड भारत था। नो डाउट, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। उतना बड़ा साम्राज्य तो किसी ने स्थापित ही नहीं किया। अखंड भारत की जो बात आज नारा चल रहा है, तो जितना बड़ा जम्बू द्वीप था सम्राट अशोक का सपनों का भारत, जिसको उन्होंने अपने शिलालेखों में जम्बू द्वीप कहा है, तो जम्बू द्वीप माने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, बर्मा तक, ये सब उसका हिस्सा था। हम तो कहते हैं कि आधुनिक काल के अंग्रेज पश्चिमोत्तर की जिस चौहद्दी को छूने के लिए तोप और बंदूक लेकर के हाँफते रहे, आज से 2200 साल से भी अधिक पहले मौर्य साम्राज्य ने उस बाउंड्री को छू लिया था। इतना बड़ा अखंड भारत था उस समय का। क्या लगता है तक्षशिला, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो आज कार्यक्रम हुआ है, और इसी तरह से क्या एक कदम माना जाए कि फिर से हम, अगर इस तरह से काम हुआ, हमारे विरासत को फिर से संजोने की कोशिश हुई और उन 17 महाविद्यालय ही बना दिए जाए, तो फिर से हम एक गौरवमयी भारत और मजबूत भारत, संपन्न भारत की तरफ बढ़ सकते हैं। और वो संभव है, किया जा सकता है, अगर नैतिक रूप से ईमानदारी दिखाई जाए तो भारत अपने गौरवशाली अतीत को पा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय बना, अभी मैं उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ा हूं कि कितने विद्यार्थियों के लिए बना, और बना तो उस यूनिवर्सिटी का क्या सिंबल है। अगर सिंबल बुद्धिज्म का नहीं है तो यह गलत चीज होगा। अभी सब स्टडी करेंगे तब इस पर बात करेंगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना प्रतीक चिन्ह होता है, उस प्रतीक चिन्ह को हम लोगों को देखना चाहिए कि वो प्रतीक चिन्ह क्या है। और जो वहाँ जो स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर है विश्वविद्यालय की, वो कैसी है संरचना उसकी, इस पर भी डिपेंड करता है कि हम लोग पुराने अतीत को किस तरह से पुनर्जीवित कर रहे हैं। कहीं हमारे साथ परिवर्तन तो नहीं कर रहे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिना लाग लपेट को आपको गौरवमय इतिहास की बात बता रहे थे। काश हम फिर से एक बार उन चीजों को महसूस कर पाए। तो भारत विश्वगुरु था, ज्ञान का केंद्र था, ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, जब भारत बुद्धमय भारत था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।